ओके, इफ़ यू रिमेंबर हमने स्टार्टिंग में बोला था कि वी हैव टू बोरो सर्टन कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द फिज़िक्स। तो ये फिज़िक्स में ज़्यादा डिटेल में कवर हो जाएंगे, इनका डेरिवेशन एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन फिज़िक्स। केमिस्ट्री में विल जस्ट बोरो इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कौन से क्वेश्चन है, सॉरी फार्मूलेज और कौन से कॉन्सेप्ट्स है, उसको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। अदर देन दैट दिस कॉन्सेप्ट्स विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन फिज़िक्स। ओके, सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ले रहे हैं अपन कॉन्सेप्ट कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इन फिजिकल क्लास वी डोंट इवन गो ओवर इट, लेकिन यहाँ पे कैसे अपन वी कैंट एक्चुअली नो व्हाट यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट ब्रीफली। एक ब्रीफली इसको डिस्कस करने वाले अपन। ओके, लेट्स से यू हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। तो इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको अपन F इक्वल टू K1 K2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इससे अपन एक्सप्रेस करते। ये इक्वेशन अपन इसके पहले भी देखा था। Ke को अपन लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो होता है दैट इज अ कांस्टेंट, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम दैट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बेसिकली। एंड Ke की वैल्यू होती है 8.99, मतलब 9 अप्रॉक्सीमेटली 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, सो दैट इज अ कांस्टेंट। इसको अपन कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं, कूलम Ke को, एंड एप्सिलॉन नॉट को इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को मीडियम। सो इसका यूज अपने को केमिस्ट्री में कहीं पे भी नहीं आता, दैट्स व्हाई वी डोंट एक्चुअली डिस्कस दिस थिंग्स। ओके, वी जस्ट बोरोइंग द इक्वेशन फ्रॉम द फिजिक्स। द सेकंड जो अपन देख रहे हैं दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड एंगुलर मोमेंटम। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड एंगुलर मोमेंटम ये अपन यहाँ पे लेके आते हैं, क्योंकि देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एंगुलर मोमेंटम का काम आता है अपने को एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूम रहा है, इजंट इट। तो ये फिजिक्स के फॉर्मूले भी यहाँ पे अपन लेते हैं। बेसिकली F इज इक्वल टू mv²/r, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, एंड एंगुलर मोमेंटम होता है L इज इक्वल टू mvr। ओके, जैसे लीनियर मोमेंटम होता है वैसे ही एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे अपने को काम होता है विथ एंगुलर मोमेंटम। आई होप ये अंडरस्टूड है। इसका डेरिवेशंस तुमको कहाँ से आता है, ये सब फिजिक्स में आएगा। ओके, फिजिक्स के सर इसको अगर अभी तक नहीं हुआ है तो इसको आगे डिटेल में कवर करवा लेंगे। ओके, इसके ऊपर काफ़ी सारी तुम्हारी प्रैक्टिस भी होती है। सिर्फ हम ये फॉर्मूलेज ला रहे हैं। ओके, और देखो इससे अपन आगे फॉर्मूले डिराइव करने वाले हैं। अब ये सब डेवलपमेंट हुआ और इसके बाद देयर वाज बेसिकली अ डेवलपमेंट फॉर द क्वांटम थियरी। क्वांटम थियरी डेवलप हुई, और क्वांटम थियरी के ओरिजिन में या डेवलपमेंट में दो इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज जो थी, दो के बजाय देयर वर एक्चुअली कपल ऑफ थिंग्स, फ्यू थिंग्स एक्चुअली दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और मोस्ट ऑफ दिस थिंग्स दे कुड नॉट बी एक्सप्लेन बेस्ड अपॉन द क्लासिकल थियरीज। एक तो हमने देखा जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, राइट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन बेस्ड अपॉन क्लासिकल वेव थियरी, तो हमने क्वांटम थियरी डेवलप की। ओके, अनदर थिंग था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, सो सेकंड जो अपन देखेंगे नेक्स्ट इसमें देखने ही वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, ये अपन देखने वाले हैं। उसके अलावा जो थर्ड चीज़ जो अपन देखने वाले हैं दैट ऑल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थियरी, वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है ना, स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सो तीन चीज़ें हैं दैट एक्चुअली प्लेड अ क्रूशियल रोल। देयर वर अदर फैक्टर्स एज वेल, ठीक है ना, लेकिन जो बहुत मेन फैक्टर्स थे, ऐसे फैक्टर्स जो थियरीज वर जस्ट नॉट इनफ टू एक्चुअली एक्सप्लेन दीज एक्सपेरिमेंटल थिंग्स। ओके, we just had experiment, जैसे for example there was a experiment done by डेविसन and गर्मर। ये अपने को आगे आएगा। डेविसन और गर्मर का एक एक्सपेरिमेंट था। ये एक्सपेरिमेंट इतना स्टडी था कि हमको थियरी चेंज करनी पड़ी। ओके, दिस वाज अ माइनर थिंग बेसिकली। ये अपन बाद में जब क्वांटम थियरी आती है तो अपन ये एविडेंस करके लेते हैं। जो एक्सपेरिमेंट था डेविसन और गर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसको अपन एज ए एविडेंस करके लेते हैं टू सपोर्ट द क्वांटम थियरी। ओके, क्योंकि थियरी इतनी अजीब थी कि वी नीडेड एक्सपेरिमेंटल डेटा टू एक्चुअली सपोर्ट दैट थियरी। ओके, अदरवाइज थियरी वाज थियरी, इजंट इट, यू नीड टू प्रूव द थियरी। सो यहाँ पे
ये तीन जो चीज़ें थी ये एग्जिस्ट करती थी बिफोर क्वांटम थियरी, बट यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट बेस्ड अपॉन वॉट एवर द एग्जिस्टिंग थियरीज वर। तो इसलिए बोर ने क्वांटम थियरी जो प्रपोज किया दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द क्वांटम थियरी, ओके। और उसके बाद देन अदर साइंटिस्ट एक्चुअली टुक इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। तो इसमें जो मेन पॉइंट था दैट वाज फॉर हाई इंटेंसिटी, ओके। जो हाई इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं वो अपन जैसे लेफ्ट हैंड साइड में जब आते हैं यहाँ पे, राइट, ये वाला रीजन, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जैसे अपन वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी और वी डिक्रीज द वेवलेंथ, इजंट इट। तो क्लासिकल थियरी प्रेडिक्ट करती है कि इंटेंसिटी शुड इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, ओके, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होनी चाहिए। इसका सिमुलेशन अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, और जो ऑब्जर्व्ड रिजल्ट था वो इस तरह का 300 पे इस तरह का ग्राफ मिल रहा है अपने को, 400 पे 4000 पे इस तरह का दिख रहा है ग्राफ, 5000 केल्विन पे इस तरह का ग्राफ दिख रहा है, बट इट डजेंट एक्चुअली इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। इसके ऊपर भी टेम्परेचर पे साइंटिस्ट लोगों ने ग्राफ प्लॉट किए इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का, बट जो ऑब्जर्व्ड ग्राफ था वाज वेरी डिफरेंट देन द क्लासिकल थियरी। और सबसे मेन कंटेंशियस पॉइंट जो था वो ये था कि एट अ वेरी लो वेवलेंथ, दैट मीन्स एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ओके, वहाँ पे क्लासिकल थियरी प्रिडिक्ट कर रही थी कि मोस्ट ऑफ द रेडिएशन शुड एक्चुअली लाई इन दैट रीजन। क्लासिकल थियरी प्रिडिक्ट कर रही थी कि मोस्ट ऑफ द रेडिएशन शुड लाई इन दैट रीजन, क्योंकि क्लासिकल थियरी जैसे अगर मैं सेकंड ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो इट शुड गो लाइक दैट। सो जो मोस्ट ऑफ द रीजन आएगा वो ये रीजन रहेगा, इजंट इट। मोस्ट ऑफ द रेडिएशन शुड बी इन द हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ रीजन, लेकिन ऐसा नहीं था। ये रीजन में बहुत कम इंटेंसिटी अपने को मिल रही थी, ओके। सो दैट वाज द पॉइंट, ओके। So at low wavelength, or you can say high frequency, the intensities were found to be very weak, okay, and this was exact opposite of what was expected, okay. So this discrepancy, ये जो discrepancy थी, that was resolved by Max Planck, okay, only by making some bold assumptions. So this was actually the origin or beginning of quantum theory. Max Planck इसने ये शुरुआत किया था डिस्कशन, और उसने जो अजम्पशंस किए थे दे वर वेरी बोल्ड, ओके, दे आर वेरी बोल्ड बिकॉज इट वाज नॉट समथिंग दैट वाज पीपल एक्चुअली थॉट एट दैट टाइम, और ये अपने को भी आज भी अजीब लगेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो उसने क्या बताया था और उसका मतलब क्या होता है। इतना अजीब जो उसका जो कंक्लूजन निकलता है, इट वाज वेरी वियर्ड। सो ही अज्यूम्ड दैट एन ऑसिलेटिंग सिस्टम cannot have an arbitrary values but only certain specific values given by the equation energy equal to NH nu, ठीक है ना। उसने क्या बोला कि अगर मान लो कोई सिस्टम ऑसिलेट करता है, ओके, ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब उसकी कोई एनर्जी है और वो एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो उसकी एनर्जी जो चेंज हो रही है, तो ये जो एनर्जी की जो वैल्यूज़ रहेगी वो कैसी रहेगी, वेरी सर्टन स्पेसिफिक एनर्जी वैल्यूज़, नॉट एनी आर्बिट्ररी वैल्यू। कोई भी वैल्यू वो अज्यूम नहीं कर सकता, ओके, वो सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यू ही अटेन कर सकता है, ओके। और वो कौन सी एनर्जी की वैल्यू अटेन कर सकता है उसको अपन ये इक्वेशन से बताते हैं, E इक्वल टू NH न्यू। N इज़ बेसिकली अ क्वांटम नंबर, N जो है इट इज़ अ क्वांटम नंबर, ये अपन आगे बात करेंगे क्वांटम नंबर, बिकॉज वी आर जस्ट गेटिंग इनटू द क्वांटम थियरी, है ना, और काफ़ी कुछ अपना बाकी है, तो आगे अपने को समझ में आएगा क्वांटम नंबर क्या होता है। फिलहाल जस्ट ये अज्यूम कर लो कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू क्वांटम थियरी, ओके। एंड इट कुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, इट कुड बी 1 2 3 4 सो एंड सो फोर्थ, इट कैनॉट बी अ फ्रैक्शन, ओके। पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, ओके। और जो h है इस इक्वेशन में, जो h है दैट इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके। मैक्स प्लैंक ने ये इक्वेशन दिया था, रिमेंबर। तो h इज़ अ प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आती है, बहुत छोटी आती है, 1.6 × 10⁻³ जूल सेकंड, ठीक है ना। ये आगे मैं लिखवा के दे दूंगा वैल्यू क्या है, बट जस्ट अंडरस्टैंड द इक्वेशन। एनर्जी इज इक्वल टू NH न्यू,
ओके। इसेंशियली एच न्यू जो है दैट इज द एनर्जी, ओके, बट ये काय की एनर्जी है, ओके, दिस इज द स्मॉलेस्ट एनर्जी, ओके। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ, n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, सो एनर्जी की वैल्यूज कौन सी हो सकती है, एच न्यू, ओके, और यू कैन हैव 2h न्यू और 3h न्यू और 4h न्यू, सो एन एंड सो फोर्थ। ये अंडरस्टूड है क्या? तो स्मॉलेस्ट एनर्जी कौन सी हो गई, h न्यू, दैट इज द स्मॉलेस्ट एनर्जी, ठीक है ना। उसके बाद उसकी वैल्यू ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, लेकिन जो बीच वाली वैल्यू है वो नहीं हो सकती। इज दिस अंडरस्टूड? इंटरमीडिएट वैल्यूज वो अज्यूम नहीं कर सकता, वो अटेन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि यहाँ से अपन जा नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि ये अनस्टेबल स्टेट होता है, ये वैल्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करती। दैट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू एंड देन you simply go on increasing the value from there, okay। so essentially अगर देखा जाए तो एनर्जी की वैल्यू कौन सी होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू, ओके, वही एनर्जी की पॉसिबल वैल्यूज है। तो ये जो थियोरी थी दैट वाज फोर्स फिटेड टू द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि यू नो वी वांटेड समथिंग दैट एक्चुअली मेक सेंस, सो दैट वाज फोर्स फिटेड। और ये अपना जो कॉमन एक्सपीरियंस था, कॉमन एक्सपीरियंस विद द लार्जर पार्टिकल्स, ओके, इससे एब्सोल्युटली अजीब था। बेसिकली वाज एग्जैक्टली अपोजिट एज कंपेयर टू आवर एक्सपीरियंस विद द रियल वर्ल्ड। क्वांटम वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली वी डोंट हैव, ओके। हम को रिलेट करना चाहते हैं, वी कैंट एक्चुअली को रिलेट, ओके। सो दिस वॉज व्यूड विद सस्पिशन बाय मेनी, ऑब्वियसली, है ना। काफ़ी डाउट्स इसके ऊपर आए थे, इंक्लूडिंग प्लैंक हिमसेल्फ, मतलब जिसने प्रपोज किया उसको भी इस थियोरी के ऊपर डाउट था, ओके। लेकिन इसका कंफर्मेशन बाद में आया, ध्यान में रखना। थियोरी तो प्रपोज कर दिया था एंड देयर वर डाउट्स, ओके, हाउ इज इट पॉसिबल, राइट। बट ऑब्वियसली जैसे फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन द नेक्स्ट वन, ओके। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आया तो इसका ये जो असम्पशन था वो कंफर्म हो गया, ओके। ये प्रूव हो गया कि एनर्जी एक्चुअली मूव्स इन क्वांटास, ध्यान में आया। एंड ये प्रूव किया था आइंस्टाइन ने, ऑब्वियसली। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन ने दिया था। रिमेंबर, आइंस्टाइन वाज अ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, ओके। उसने खुद एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, एक्सपेरिमेंट वाज ऑलरेडी देयर, ओके, बट नोबडी कुड एक्चुअली एक्सप्लेन इट। आइंस्टाइन ने इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया, इट फिटेड रियली वेल विद द एक्सपेरिमेंट एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई आइंस्टाइन एक्चुअली गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर इट, ओके। उसने काफ़ी सारी थियरीज ऐसी दी है जिसको आज भी अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जनरल रिलेटिविटी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन का सबसे बड़ा माइलस्टोन था, इजंट इट, E=mc²। काफ़ी सारे थियरीज उसने दिए हैं, लेकिन उसको जो नोबेल प्राइज़ मिला था वाज फॉर दिस पर्टिकुलर थियरी, ओके। और नोबेल प्राइज़ एक ही बार मिलता है, सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई ही डिडंट गॉट अनदर नोबेल प्राइज़, ठीक है ना। नोबेल प्राइज़ दोबारा एक ही फील्ड में नहीं मिलता। मैरी क्यूरी को केमिस्ट्री और फिजिक्स में मिला गया है एंड शी इज़ द ओनली पर्सन हु हैज़ गॉट 2 नोबेल प्राइजेस, ओके। सो दैट इज़ द रूल एक्चुअली, कि नोबेल प्राइज़ डबल नहीं मिलता इन द सेम फील्ड, इसलिए आइंस्टाइन को सेकंड नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। लेकिन अगर ऐसा होता तो आई थिंक आई वुड हैव सीन कि उसने ही वुड हैव कलेक्टेड मोर ट्रॉफीज, इजंट इट। काफ़ी, मतलब जैसे सचिन तेंदुलकर के पास ट्रॉफीज़ थी, उस तरह की इसके पास भी कुछ ट्रॉफीज़, तो ऑब्वियसली 3-4 आई वुड हैव गेस 3-4 ट्रॉफीज़ वुड हैव कलेक्टेड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन, ओके। सो ये जो इक्वेशन है अपना E=hν, ओके, it relates the energy of the photon to the frequency with the radiation, है ना। देखा, E is directly proportional to frequency, ये हमको मालूम है, ओके। हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा था वहीं पे देखा अपन ने, जैसे जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है। अब ये कांस्टेंट लगा दिया है यहाँ पे, इट बिकम्स E=hν। H इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट और इसका ये होता है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकंड, या फिर
मीटर स्क्वायर kg पर सेकेंड। ओके, सो दैट इज़ द प्लैंक कांस्टेंट। बहुत छोटा वैल्यूज है, 10 to the power -34, मतलब 34 जीरोज लगा दो इसके बाद 0 0 0 0 0 0 34 तक, एंड देन 0.6626, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। इट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू आई हैव सीन सो फार। ओके, इससे छोटी वैल्यू है या नहीं है, या क्वांटम फिजिक्स में जाके देखना पड़ेगा, बट आई थिंक दैट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ओके ऑफ एनीथिंग। ऑलराइट, और ये जो आइडिया है ये अपन आगे डिस्कस करेंगे, द आइडिया ऑफ फोटोन। तो आगे जो अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बेसिकली द फोटोन। अंडरस्टूड है? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट सेकंड इफेक्ट। ओके, पहला जो था ओरिजिन ऑफ क्वांटम थियरी में, दैट वाज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सेकंड इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। ओके, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ अ वेरी सिंपल इफेक्ट। ये काफ़ी सालों से लोगों को मालूम था ऑब्वियसली, ओके, इट वाज नोन, बट इसका एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे पा रहा था। तो देखा ये गया कि जैसे कोई मेटल सरफेस है, तो दिस इज़ द मेटल सरफेस। तो जैसे भी जो भी मेटल है, मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक सोडियम और कैल्शियम और सम सॉर्ट ऑफ मेटल, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यू कैन ऑल टेक सम अदर मेटल। तो होता क्या है कि अगर मान लो इसके ऊपर कोई रेडिएशन मैं ऐड कर रहा हूँ, सो दिस इज़ रेडिएशन। ओके, इसके ऊपर कोई रेडिएशन अगर गिरता है, मतलब लाइट अगर इसके ऊपर गिरता है, तो ये हो सकता है कि ये जो मेटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन जंप करे। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स जंप करें। तो हो सकता है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर कर लूँ तो आई कैन एक्चुअली गेट अ इलेक्ट्रिक करंट, और मैं मेजर कर सकता हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जंप किए। ठीक है ना? तो ये जो पर्टिकुलर है इसको हम एक डिस्चार्ज ट्यूब में ही करते हैं बेसिकली। इस तरह का डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड एनोड रहेगा, इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे दिस इज़ बेसिकली कैथोड, और इसको मैं रादर दैन पुटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, बैटरी तो कनेक्ट किया है, दैट इज जस्ट टू गिव इट अ पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे आई विल पुट ऑन सम सॉर्ट ऑफ रेडिएशन। ओके, और ये रेडिएशन का कोई फ्रीक्वेंसी रहेगा अकॉर्डिंग टू E = h nu, isn't it? तो कोई एनर्जी का रेडिएशन मैं इस मेटल सरफेस पे बम्बार्ड कर रहा हूँ, इसके वजह से ये जो मेटल है इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही देगा, ध्यान में रखना, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे दे आर गोइंग टू गेट इमिटेड। ओके, और मेरे को यहाँ पे कोई करंट दिखेगा। ओके, तो ये अपन देखते हैं सिमुलेशन फॉर दैट। सो व्हाट यू हैव हियर इज बेसिकली, ओके, सो ये मेटल है अपना, यू कैन सी दैट। ओके, यहाँ पे मेटल लगाया अपन ने कैथोड के ऊपर, एंड दिस इज़ योर एनोड, और दिस इज़ द लैम्प। ओके, ये लैम्प जब मैं चालू करता हूँ, यहाँ पे देखो इंटेंसिटी है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अपने को लाइट दिख रहा है IR, फिर ये विजिबल रीजन, फिर उसके बाद UV रीजन। तो अगर मैं राइट से लेफ़्ट जाता हूँ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और अगर मैं इसको लेफ़्ट में लेके जाऊँ तो देखो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, वेवलेंथ बढ़ रहा है, इज़न्ट इट? ये देखो वेवलेंथ बढ़ रहा है। ओके, जब IR के तरफ जाता हूँ। अभी इंटेंसिटी 0 है, मैं इसको इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ। ओके, 100% कर दिया। ओके, सो I'll keep it about 100, that's fine, I'll just keep it at 100%, और frequency will start. okay, so देखो इंटेंसिटी 100% है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। ओके, और इंटेंसिटी अगर कम करता हूँ तो क्या होगा कि ब्राइटनेस जो है लाइट का वो कम हो रहा है, बट इज स्टिल अ रेड लाइट। ओके, सो इंटेंसिटी 100 पे रखते हैं, और देखो यहाँ पे IR से मैं शुरू कर रहा हूँ एंड नथिंग इज हैपनिंग, इजंट इट? अब मैं धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ, देखो वेवलेंथ कम होते जाएगा। ओके, अभी भी कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, एंड up to this point nothing is happening, and at some point you will see an emission of electron. These are the electrons that are getting emitted. Okay, so थोड़ा सा इसको कम करते हैं, and then try to catch that moment जब ये emit होते हैं। So obviously up to this point nothing is happening, yes, and at around 430 nanometer, 432 nanometer, the electrons are getting emitted. Now what will happen if I keep on increasing the frequency? ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी पे
इमिट चालू हो रहे, इसके नीचे अगर करता हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज करता हूँ तो जो इमिशन है वो नहीं होगा, लेकिन अगर बढ़ाता हूँ तो क्या होगा। सो लेट्स से ब्लू पे जाता हूँ। सो एक चीज़ तुमको यहाँ पे क्लियर दिख रही है कि मैंने अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो जो स्पीड है, वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, वो बढ़ रही है, इजंट इट। जैसे अगर मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ फिर से, एज सुन एज आई इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी द वेलोसिटी इंक्रीजेस, ओके। और फ्रीक्वेंसी अगर कम करता हूँ तो वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है वो कम होते जाती है, ओके। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन की एक जैसी स्पीड नहीं रहेगी, कुछ इलेक्ट्रॉन कम वेलोसिटी के रहेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वेलोसिटी के रहेंगे, लेकिन वेलोसिटी ऑब्वियसली बढ़ेगी या कम होगी। तो यहाँ पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम कर रहा हूँ, वेवलेंथ बढ़ा रहा हूँ, तो वेलोसिटी कम हो रही है, ओके। ये पॉइंट पे देखो, वेलोसिटी देखो बहुत कम हो चुकी है, इजंट इट। स्पेसिफिकली सम इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कम होगी, और एट सम फ्रीक्वेंसी दे विल बेसिकली स्टॉप। ये बढ़ा दिया मैंने गलती से, ओके। सो आई वांट टू गेट दैट पॉइंट जहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली यू कैन सी वेरी लो वेलोसिटी, ओके। और अगर करता हूँ तो इट्स नॉट इमिटिंग एनीथिंग, ठीक है। 543 नैनोमीटर पे नथिंग इज गेटिंग इमिटेड। और इससे अगर मैं कम करता हूँ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, अब 538 पे हो रहा है इमिशन, ओके। यहाँ पे इमिशन हो रहा है, लेकिन यू लुक एट द वेलोसिटी, कछुए के चाल से चल रही है, ओके। और जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ वेलोसिटी बढ़ती है। इज दिस क्लियर? वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ओके। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये रहेगा कि लेट्स ब्रिंग इट टू ब्लू सेक्शन, ओके। सो लेट सेटल, बेसिकली विल हैव सम करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे तो कोई ना कोई करंट है। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल प्ले विथ इंटेंसिटी कम ज़्यादा करता हूँ। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कम है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी ज़्यादा है, राइट। बट ऑन एन एवरेज दे आर इमिटिंग सर्टन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे पर गिवन टाइम, ओके। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन की एक फ्रीक्वेंसी है, और जब इमिट होते हैं तो उनकी कोई वेलोसिटी रहेगी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कम, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा। एक अपन एवरेज वेलोसिटी यहाँ से निकाल सकते हैं, ओके। आई कैन ऑल्सो सिलेक्ट ओनली द हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन। यहाँ से देखो, आई कैन सिलेक्ट हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन, हाइएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं मेरे को जो जिनके पास ज़्यादा एनर्जी है, बट विल जस्ट कीप इट एज इट इज। सारे इलेक्ट्रॉन्स अपन देखना चाहते हैं। नाउ आई वांट टू प्ले विथ इंटेंसिटी। देखो इंटेंसिटी मैं यहाँ पे कम कर सकता हूँ। सो इफ आई डिक्रीज द इंटेंसिटी, टेल मी व्हाट हैपन्स, व्हाट डू यू सी। इंटेंसिटी अगर कम कर दी मैंने तो क्या हो रहा है? क्या स्पीड में फ़र्क पड़ रहा है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में फ़र्क पड़ रहा है? इफ़ आई इंक्रीज द इंटेंसिटी, व्हाट हैपन्स? व्हाट इज़ द डिफरेंस एंड व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन क्या है? ओके, नेक्स्ट जो मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ दैट इज़ अ ग्राफ, ओके। तो यहाँ पे अलग अलग ग्राफ्स है बेसिकली। सो व्हाट आई वांट टू शो यू इज़, वन सेकेंड, करंट वर्सेस लाइट इंटेंसिटी, ठीक है ना। करंट वर्सेस लाइट इंटेंसिटी, करंट और लाइट इंटेंसिटी का क्या क्या कोरिलेशन है, ऑलराइट। सो ये ज़ीरो कर दिया है मैंने, फ्रीक्वेंसी में कांस्टेंट रख रहा हूँ, मैं सिर्फ इंटेंसिटी चेंज कर रहा हूँ, ओके। सो यू कैन सी यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि ये जो ये है पॉइंट है वो इंक्रीज हो रहा है। मैं इसको थोड़ा ब्लो अप कर रहा हूँ सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली, एंड यू कैन सी दैट इट्स अ स्ट्रेट लाइन एक्चुअली, ओके। स्ट्रेट लाइन मिल रहा है अपने को यहाँ पे, ओके, इजंट इट। बहुत कम इंटेंसिटी है तो बहुत कम करंट अपने को मिलता है, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट यू कैन सी द, जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज करता हूँ इंटेंसिटी को, वैसे वैसे मेरे को करंट बढ़ रहा है, लीनियर ग्राफ मिल रहा है मेरे को।
सेकंड टाइप का ग्राफ होता है विथ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लाइट फ्रीक्वेंसी, ओके, फ्रीक्वेंसी के साथ। सो यहाँ पे अपन फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। मैं 100% इंटेंसिटी रख रहा हूँ, सो विल स्टार्ट विथ अ लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। एंड इफ आई इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी यू कैन सी नथिंग इज हैपनिंग, इजंट इट। ये जो इसको जूम आउट जूम इन भी करते हैं अगर अपन, सो यू शुडंट सी एनीथिंग, नथिंग इज हैपनिंग, ओके, देयर इज नो करंट। बट यहाँ पे यू कैन सी इट इज लिफ्टिंग अप, ओके, बेसिकली लिफ्ट ऑफ लेता है यहाँ पे, ओके, एंड इट इज दैट फ्रीक्वेंसी, दैट्स वेयर द इमिशन एक्चुअली स्टार्ट्स। और जैसे जैसे मैं इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ द करंट एक्चुअली increases, and if I just go and then you get a straight line, okay, and देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो look at the velocity, okay, ये UV रीजन में आ गया very fast। so दो कंक्लूजन्स अपन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। वन, पहला कंक्लूजन ये है कि जैसे अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट होते हैं वो बढ़ेंगे। दूसरा कंक्लूजन, इंटेंसिटी बढ़ाने से स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। और तीसरा कंक्लूजन, इनफैक्ट द तीन कंक्लूजन्स अपन देख रहे हैं। थर्ड कंक्लूजन ये रहेगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्पीड बढ़ती है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज़ दिस क्लियर, इज़ दिस अंडरस्टूड, ओके। सो जो अभी अपन ने एक्सपेरिमेंट देखा उसके ऑब्जर्वेशंस ये थे, इट वॉज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, क्या फाउंड हुआ था एक्सपेरिमेंटली कि नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इफ अनलेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वॉज ग्रेटर दैन सम मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को अपन बोल रहे हैं न्यू नॉट, ठीक है ना। वो पहली फ्रीक्वेंसी जहाँ पे अपने को इमिशन मिलता है, isn't it, was in the green region for sodium, बराबर है। ग्रीन फ्रीक्वेंसी जब लेते हैं अपन या ग्रीन लाइट जब लेते हैं तो पहली बार अपने को इमिशन दिखता है, उसके पहले वाले लाइट में अपने को इमिशन नहीं मिला था, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी मैं जो भी सिलेक्ट करूँगा वो पहली फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ पे मेरे को इमिशन मिलता है फर्स्ट टाइम, उस फ्रीक्वेंसी को अपन क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको इंडिकेट करेंगे बाय न्यू नॉट। इज दिस क्लियर, ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब अगर मेरे को इमिशन देखना है तो मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर होनी चाहिए, या फिर इसका वेवलेंथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होना चाहिए। अंडरस्टूड है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, तो जैसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वैसे ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी रहेगा, ओके। उसको अपन लैम्बडा नॉट से इंडिकेट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी अपन अपने को चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर, और वेवलेंथ चाहिए अपने को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से नीचे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशनशिप है। इलेक्ट्रॉन्स जो है जो इमिट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, ये भी अपन ने देखा। द इंटेंसिटी जो होता है, ओके, उसका कोरिलेशन विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ है, इजंट इट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं उसके साथ है, इट डज नॉट चेंज द स्पीड, ओके। इंटेंसिटी जब चेंज करते हैं अपन, इंक्रीज करते हैं, तो इसमें स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं उसमें फ़र्क पड़ता है, एंड दे मेंटेन द सेम स्पीड ऑन एन एवरेज, ओके। सो दीज वर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो थी लाइट एट दैट टाइम, उस समय लाइट की जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो मैक्सवेल ने जो बोला था, रिमेंबर लाइट क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट वाज अ वेव, इजंट इट। तो हमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वेव की तरह मूव होता है। मैंने जो सिमुलेशन जब एडिट किया था तो उसमें वेव एक डाला भी था, हाउ इट मूव्स, ओके। इफ़ यू हैव सीन दोज थिंग्स यू प्रोबेबली नोटिस्ड कि वो क्लास में अपन ने नहीं देखा था लेकिन सिमुलेशन में मैंने डाला था। तो जो लाइट है दैट इज़ बेसिकली अ वेव, ओके। तो इसकी जो एनर्जी जो है ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, ऐसा माना जाता था। एनर्जी ऑफ द लाइट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, लेकिन आज हमको मालूम है एम्पलीट्यूड से एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इंटेंसिटी, ओके। एम्पलीट्यूड से क्या चेंज हो रहा है, इंटेंसिटी, नॉट द
एनर्जी इटसेल्फ। तो ये अंडरस्टैंडिंग था पहले के ज़माने में, ओके। इट इज़ अ वेव, ओके, और अगर मैं एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता हूँ तो उसकी एनर्जी बढ़ती है, ये समझा जाता था। तो ये जो थियोरी थी, क्लासिकल थियोरी, दैट वाज इनफ टू एक्चुअली एक्सप्लेन सेवरल ऑप्टिकल फीचर्स। ये एक्सप्लेन कर सकता था, बिकॉज देखो इसको बोल रहे हैं अपन, लाइट को क्या बोल रहे हैं, उस समय क्या माना जाता था, वेव। तो वेव के जो बिहेवियर थे, जैसे फॉर एग्जांपल डिफ्रैक्शन एंड इंटरफियरेंस, तो डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस अपन एक्सप्लेन कर सकते थे बेस्ड अपॉन दिस थियोरी, ओके। वेव अगर कंसिडर करते हैं तो अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं हाउ द डिफ्रैक्शन एक्चुअली हैपन्स एंड हाउ द इंटरफियरेंस एक्चुअली हैपन। ये डिफ्रैक्शन है, ओके। इंटरफियरेंस मैं तुमको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। डिफ्रैक्शन ये होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें वहाँ पे कोई एज है, जो पॉइंट है, वो पॉइंट पे वेव जो है वो स्प्लिट होता है, ओके। इसको अपन बोलते हैं डिफ्रैक्शन। लेकिन हम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो रिफ्रैक्शन, तो ये रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्ट होता है, ऑलराइट, और रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्ट बोले तो बेंड होता है लाइट, ओके। हाउ डज द लाइट बेंड, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे बेस्ड अपॉन वेव थियोरी, अंडरस्टूड है। तो हम डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे बेस्ड अपॉन वेव थियोरी। तो यहाँ पे देखो, दिस इज द डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन आता है बिकॉज ऑफ द पॉइंटेड, ओके, जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ से लाइट बेंड होता है एंड वी गेट दिस टाइप ऑफ पैटर्न। और ये पैटर्न अपन ने वाटर वेव, साउंड वेव और लाइट वेव, ये तीनों केसेस में अपन ने देखा था। इफ़ यू रिमेंबर दैट सिमुलेशन वेव वाला, उसमें अपन ने ये पैटर्न देखा था, इज़न्ट इट। उसी तरह से इंटरफियरेंस वाला पैटर्न, ओके। इंटरफियरेंस वाला पैटर्न जो है वो ये है कि दो वेव्स हम साइमल्टेनियसली फायर कर रहे हैं, ये दोनों वेव एक दूसरे के साथ इंटरफियर करेंगे, इसको अपन बोलते हैं इंटरफियरेंस पैटर्न, ओके। इंटरफियर कर रहे हैं इसलिए इंटरफियरेंस पैटर्न। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न, इंटरफियरेंस पैटर्न, ये वेव्स के साथ एसोसिएटेड था, ये लोगों को काफ़ी पहले से मालूम था। वाटर वेव्स के साथ अपन देख सकते हैं, ओके। इसका सिमुलेशन मैं दिखाता हूँ तुमको विथ वाटर वेव, ओके। ये दोनों जो ये है, तो ये तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और दूसरा चीज़ कि ये फिज़िक्स में भी आता है, ओके। ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न, इंटरफियरेंस पैटर्न फिज़िक्स में भी आता है, तो फिज़िक्स में तुमको और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इसकी, ओके। सो वी हैव एक्चुअली सीन दिस वन, ओके। सो इसको मैं ऑन करता हूँ, यू शुड बी एबल टू सी द वेव पैटर्न, ठीक है ना। तो दिस इज़ वेव, दिस इज़ नॉट अ मतलब एक डिफ्रैक्शन पैटर्न है जो अपने को वेव्स के साथ मिलता है, लेकिन एक्चुअली में जो डिफ्रैक्शन अपन डिफाइन करते हैं दैट इज़ थ्रू द स्लिट, ओके। जब ये वेव स्लिट से जाती है, तो ये मैं आगे के इसमें तुमको देखा। सेम थिंग विथ साउंड वेव, यू सी दैट विद द साउंड, ये भी अपन ने लास्ट इसमें देखा था, ओके। एंड देन सिमिलरली यू सी दैट विथ लाइट एज वेल, ओके। तो ऑब्वियसली हमको मालूम है कि वाटर वेव का जो रिजल्ट्स है, सेम थिंग विद द साउंड वेव, तो वही रिजल्ट्स अपने को काय के साथ मिल रहे हैं, लाइट के साथ। सो लाइट को अपन क्या बोलेंगे, इट इज़ अ वेव, इजंट इट, एंड इट लुक्स लाइक अ वेव, बेसिकली इट फील्स लाइक अ वेव। और इसके जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है दे ऑल्सो अग्री विथ अ वेव पैटर्न, लेकिन देर आर इश्यूज। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इट्स नॉट ऑलवेज व्हाट इट लुक्स लाइक, इजंट इट। sometimes it is weird, okay, something that we don't expect. So यहाँ पे देखो, I'm creating a similar water wave, okay. अब at the same time I start the another one, okay, और ये दोनों सेम टाइम पे जंप होते हैं। बेसिकली यू कैन सी द ड्रॉप्स जो है वो एट द सेम टाइम क्रिएट हो रहे हैं, एंड जो दोनों के वेव्स जो क्रिएट हो रहे हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरफियर कर रहे हैं, ओके। एंड व्हाट यू गेट इज़ अ इंटरफियरेंस पैटर्न, ओके। और यहाँ पे अगर मैं इसको पॉज करता हूँ, सो व्हाट यू सी इज, लेट मी यूज अ ग्राफ हियर, ओके। सो मैं एक को सबसे पहले लेट मी रीस्टार्ट, ओके। एक को मैंने ऑफ कर दिया है बेसिकली, नाउ यू हैव अ सिंगल वेव, और यहाँ पे अपन ग्राफ लेते हैं। And now look at the amplitude. Amplitude देखो यहाँ पे, it's maximum here,
but just pay attention to what the size of the amplitude is. Okay, it's not difficult to actually observe that. अब मैं second वाला start करता हूँ and then you see what happens to the amplitude. Now this is the amplitude that is in the middle. ये center वाला लिखा है water level at the center. Okay, तो water level जो बीच में जो है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, उसका amplitude. Okay, सिर्फ center वाला portion. And then we start the second one and then you see what happens with the amplitude. Amplitude increase हो गया है, isn't it? Okay, amplitude increase हो चुका है, almost double हो चुका है amplitude इस केस में. Okay, so इस ग्राफ को मैं अभी हटा देता हूँ. So इशू, तो ये जो वेव है, जो बीच वाला जो वेव है, ये बढ़ गया है. ओके, सेंटर वाले जो वेव्स है इनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो चुका है. लेकिन इफ आई पॉज दिस फॉर अ सेकंड, ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, यहाँ पे वेव्स जो है वो कम हो गए, यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो रहा है. तो ये पोर्शन में जो वेव्स है, दोनों के वेव्स ऐड हो रहे, और ये पोर्शन में ओके, जो ग्रेइश पोर्शन तुमको दिख रहा है, सॉरी, ये पोर्शन में इट इज़ एक्चुअली सब्सट्रैक्टिंग. क्या हो रहा है? सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं. यहाँ पे वेव्स ऐड हो रहे हैं और यहाँ पे वेव्स सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं. एंड इट शुड बी नो सरप्राइज. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस वेव, ओके, एंड देन इफ आई टेक अनदर वेव, अगर मान लो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो जो मेरे को रिजल्टिंग वेव मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी लार्जर. दोनों क्या रहेंगे? रिजल्टिंग वेव से जो मेरे को रिजल्टिंग वेव जो मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी लार्जर, क्योंकि इनके देखो क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रफ टू ट्रफ मैच हो रहे हैं, तो ये ऐड होंगे. ओके, 1 + 1 2 मिलेगा अपने को. ओके, उसी तरह से अगर मान लो कोई थर्ड वेव लेता हूँ मैं, जैसे कि ओके इस तरह का अगर वेव ले रहा हूँ, तो इस केस में क्या होगा? अभी देखो ये जो क्रेस्ट है इसका, उसका ट्रफ, ये दोनों मैच हो रहे हैं, तो यहाँ पे कैंसलेशन होगा और मे बी विल गेट अ स्मॉलर वेव. ओके, समथिंग लाइक दिस, a smaller wave, very small wave, so or you can actually, if the frequencies are completely matched, you'll simply get a flat line. समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे waves cancel हो रहे तो अब देखो flat line मिल रहा है, no wave. ओके, सो waves जो है वो ऐड हो सकते हैं, सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं. ऐड कम होंगे जब दोनों waves सेम फेज में है तो वो ऐड होंगे. सब्सट्रैक्ट कब होंगे? जब दोनों waves अपोजिट फेज में हैं तो वो सब्सट्रैक्ट होंगे. इज दिस अंडरस्टूड? ये जो सिमुलेशन है अब, दैट इज़ बेसिकली फॉर साउंड, एंड आई एम गोना स्टार्ट एंड यू गेट द सेम रिजल्ट. ओके, अगर मैं दोनों को स्टार्ट करता हूँ तो यू गेट इंटरफियरेंस पैटर्न, और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत पैटर्न दिखता है तुमको. यू कैन सी दैट बीच में एडिशन हो रहा है. ओके, एंड देन यू गेट दिस सब्सट्रैक्शन पैटर्न्स. ओके, इसको अपन बोलते हैं इंटरफियरेंस पैटर्न. अंडरस्टूड है? सो दिस इज बेसिकली एन इंटरफियरेंस पैटर्न. ये जो ग्रे एरिया दिख रहा है यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो रहा है, और जो बाकी का एरिया है वहाँ, तो यहाँ पे वेव्स इन फेज है, और ये जो पोर्शन आ रहा है यहाँ पे आउट फेज. ओके, आउट ऑफ फेज है वेव्स. ऑलराइट, एंड दैट्स बेसिकली व्हाट हैपन्स. एंड सिमिलरली आई कैन ऑल्सो यूज अ लाइट रेडिएशन. ये लाइट का रेडिएशन पैटर्न है. आई कैन सी द स्क्रीन यहाँ पे लगा सकता हूँ. दिस इज द स्क्रीन, और इसको ये साइड में ग्राफ का तो कोई काम नहीं है. वी कैन सी इंटेंसिटी. सो यहाँ पे ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे वेव्स बढ़ेंगे. यू कैन सी दैट. उसके बाद देयर इज़ अ डार्क एरिया, क्योंकि ये एरिया में कैंसलेशन हो रहा है वेव का. ओके, सिमिलरली ये एरिया में कैंसलेशन हो रहा है. एंड देन उसके बाद वाला जो एरिया है दैट इज़ अ डार्क एरिया. अगेन डार्क मतलब ब्राइट एरिया. ओके, यहाँ पे वेव्स ऐड हो रहे हैं. एंड देन यू अगेन डार्क एरिया, देन ब्राइट एरिया, देन डार्क एरिया, सो एंड सो फोर्थ. ओके, तो इस तरह से वेव्स क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं. ओके, बीच में ऐड हो रहे हैं और बाद में कैंसिल हो रहे हैं. तो यहाँ पे वेव्स सेम फेज में है, और जहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं वहाँ पे वेव्स अपोजिट फेजेस में है. एंड इफ आई इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, एंड यू कैन सी दैट सेंटर में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा तुमको इंटेंसिटी, सेंटर में, उसके बाद कम, और उसके बाद कम. इस तरह से जो पीक्स है वो छोटे छोटे होते जाएंगे, टेपर होते जाते हैं. दे टेपर टुवर्ड्स द एंड बेसिकली, इस तरह से. तो इस तरह के पैटर्न को अपन बोलते हैं
interference pattern. I hope this is clear. Yeah, I can use the graph to plot it actually. So this is, you can see that one, और यहाँ पे ये एरिया में देखते हैं अपन. सो यू कैन सी ये जो है, या फिर ये वाले एरिया में जस्ट इसको निकाल ही देते. सो यहाँ पे देखो, यू कैन सी द कैंसलेशन. ओके, और यहाँ पे यू कैन सी एडिशन. ओके, सो नाउ वी गोना लुक एट अ डिफ्रैक्शन पैटर्न थ्रू अ स्लिट. ओके, तो यहाँ से अगर मैं वाटर वेव्स स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो वेव्स बेंड होते हैं बेसिकली, एंड यू गेट दैट सर्कुलर रिंग स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव. ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न अपने को दिख रहा है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव. यहाँ पे आई कैन इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी वट एवर, मतलब जस्ट चेंज द वेव, बट यू गेट पॉइंट ये था कि यू शुड सी द डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये तुमको दिखना चाहिए. दैट वाज द पॉइंट. एंड आई कैन ऑल्सो मूव दिस क्लोजर. इट चेंजेस थिंग्स अ लिटिल बिट. ठीक है ना. एंड आई कैन चेंज दिस फॉर साउंड एंड एवरीथिंग. ये साउंड का, एंड यू विल गेट द सेम पैटर्न बेसिकली. सो ये अपने को यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि वाटर इज, जो वाटर वेव्स है दीज आर वेव्स, साउंड इज अ वेव, तो लाइट ऑल्सो इज अ वेव. ओके, सो दिस इज द डिफ्रैक्शन पैटर्न. ओके, दिस इज एक्चुअल डिफ्रैक्शन पैटर्न. अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, रादर देन ये वन स्लिट है, सिर्फ सिंगल स्लिट है, आई यूज डबल स्लिट, 2 slits. ओके, एंड यू कैन सी इंटरफियरेंस पैटर्न. कैन यू सी दैट इंटरफियरेंस पैटर्न बड़े क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है. यहाँ पे तुमको इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड दिख रहा है और यहाँ पे डिक्रीज एम्पलीट्यूड. ओके, फिर देखो ब्राइट डार्क एरिया. सो यहाँ पे देखो ज़्यादा ब्राइट है, सेंटर में सबसे ज़्यादा ब्राइट रहेगा, उसके बाद डार्क, उसके बाद ब्राइट, एंड देन जो ब्राइटनेस है उसके बाद डिक्रीज होते जाता है टुवर्ड्स द एंड. यही पैटर्न अपने को साउंड के साथ भी मिलता है. ओके, 2 slit. You also get interference pattern with the sound itself. Okay, you can see that. Okay, interference pattern यहाँ पे भी दिख रहा है. साउंड वाला जो प्रिंसिपल है इसको प्रैक्टिकली यूज़ किया गया है. आप लोगों ने नॉइस कैंसलिंग हेडफोन सुने हैं क्या? नॉइस कैंसलिंग हेडफोन, अभी तक अपन ने हेडफोन सुने हैं बेसिकली जो अपने को साउंड देते हैं, isn't it? That was the headphones. But there are also noise cancelling headphones. तो ये जो नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स होते हैं जनरली प्लेन में लोग यूज़ करते हैं, जैसे जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट ट्रैवल करते हैं फ्रॉम फ्रॉम वन सिटी टू अदर सिटी या वन कंट्री टू अनदर कंट्री. तो होता क्या है कि प्लेन में देर इज़ दिस नॉइस, या ट्रेन में फॉर एग्जांपल दे आर ट्रैवलिंग, तो उसका एक स्पेसिफिक नॉइस होता है, एंड दैट एक्चुअली मेक्स इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सम पीपल. ओके, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है. अगर प्लेन में आप कभी बैठे हो लॉन्ग डिस्टेंस तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि तुम्हारे जो कान के जो केबिन प्रेशर है उसके वजह से एक बजिंग नॉइज़ दिमाग में सेट हो जाता है बेसिकली. ओके, केबिन प्रेशर के वजह से यू गेट दैट बजिंग इन द हेड. ऑलराइट, एंड दैट इज़ क्वाइट अनोइंग इन सम केसेस. कुछ लोगों को प्रोटेक्ट करने पड़ते हैं अपने ईयर, सो दे यूज़ हेडफोन्स. द बेस्ट वन इन द इंडस्ट्री इज़ बेसिकली बोस के आते हैं नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स. दे आर वेरी नाइस एक्चुअली, एंड यू गेट अ कंप्लीट साइलेंस एक्चुअली. ओके, यू डोंट फील एनीथिंग जब वो हेडफोन्स. तो काफ़ी लोग उसको काफ़ी लोग मतलब जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होते हैं वो उसको लेके घूमते हैं बेसिकली, और प्लेन में फिर उसको लगा के बैठते हैं. ओके, सो दे वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल. वॉट एवर द नॉइज दैट इज़ कमिंग into the headphones they detected, और उसका एग्जैक्टली अपोजिट फ्रीक्वेंसीज वो क्रिएट करते हैं और जो नॉइस होते हैं उसको कैंसिल करते हैं. इज दैट क्लियर? और दूसरा डिफ्रैक्शन पैटर्न ये आगे अपन देखेंगे. दिस इज़ बेसिकली जो मैंने तुमको बताया था डेविसर जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट था, ये उसी से इमर्ज हो रहा है बेसिकली. सो देर इज़ अ थिन गोल्ड फॉइल, और ये पीछे में जो है, ओके, दिस इज़ अ थिन गोल्ड फॉइल. यहाँ पे एक्चुअली छोटा सा होल है, ओके, वेरी स्मॉल होल. और पीछे में जो ये है स्क्रीन है दैट इज़ बेसिकली अ फोटोग्राफिक प्लेट. ओके, तो लाइट जब उसके ऊपर गिरेगा, ये दिस इज़ आइदर फोटोग्राफिक और जिंक सल्फाइड प्लेट, तो लाइट जब उसके ऊपर गिरेगा तो यू गेट अ डिफ्रैक्शन पैटर्न. तो देखो यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है. ओके, दैट इज़ द पैटर्न यू सी. ओके, ये आप घर में भी क्रिएट कर सकते हो. ओके, यू जस्ट नीड अ डार्क रूम, अ डार्क ब्लैक पेपर, उसमें छोटा सा होल करो और लेज़र से उसको
ये करो. ओके, व्हाट यू सी ऑन द अदर साइड इज अ डिफ्रैक्शन पैटर्न. ये क्या इंडिकेट कर रहा है? डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स दैट द लाइट इज अ वेव. यस, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि लाइट इज अ वेव. ओके, अगर मैं चेंज करता हूँ, जस्ट गेट डिफरेंट डिजाइंस. एक्चुअली दिस इज अगेन अनदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न. यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ. ओके, यहाँ पे 2 होल्स है अलग अलग इसके, तो यू गेट दिस टाइप ऑफ थिंग. ये है तो यू गेट दिस टाइप ऑफ थिंग. यहाँ पे देर इज अ डांसिंग गर्ल kind थिंग ओपन, सो यू गेट अनदर डिफरेंट. सो दिस इज अ डिफ्रैक्शन पैटर्न. ओके, इट्स नथिंग, यू डोंट एक्चुअली हैव टू एक्सप्लेन दिस. just know that these are diffraction pattern. This is the most famous one basically. इसको concentric rings बोल रहे हैं अपन. Okay, that is a very famous diffraction pattern for light. Okay, we'll stop here and we'll continue with the photoelectric effect in the next class. Thank you very much. I will see you in the next one. Okay, bye.